हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट भाषा हिंदी के 30 प्रश्न जो आने वाले हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो यह प्रैक्टिस में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हिंदी व्याकरण साहित्य से संबंधित प्रश्न है और उपयोगी प्रश्न है। तो आप इसे ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसके पहले बहुत सारे प्रश्नों के प्रैक्टिस हो चुके हैं, आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट से उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वह क्या कहा गया है। पहला प्रश्न है कि अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4: मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन और उस्मान। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है अखरावट। अखरावट आपको पता होगा कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वे सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और इनकी जो रचना है वह है अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। ठीक है, यहाँ पे अखरावट पूछा गया है तो आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगर बात करें कुतुबन का, तो कुतुबन की जो रचना है वह मृगावती है, मंझन की रचना मधुमालती है तथा उस्मान की रचना चित्रावली है। तो ये सभी को याद रखिएगा, यहाँ पे पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो नाटक यह लिखा गया है वह लिखा गया है किसके द्वारा। यह नाटक लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ठीक है, तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही होगा। और जगदीश चंद्र माथुर के जो नाटक हैं वह हैं कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मोहन राकेश भी एक श्रेष्ठ नाटककार हैं जिनका प्रमुख नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो याद रखिएगा, भुवनेश्वर एक एकांकीकार माने जाते हैं। इनकी एकांकियाँ हैं ताबे के कीड़े। ठीक है, कारवां इनका एक पूछा जाता है, ताबे के कीड़े और कारवां। तो याद रखिएगा इनको। और साथ ही साथ राम कुमार वर्मा, जिसे एकांकी के जनक माने जाते हैं, आधुनिक एकांकी के जनक, इनकी बादल की मृत्यु और दीपदान और पृथ्वीराज की आंखें, यह सभी महत्वपूर्ण इनके एकांकी हैं। तो सभी तथ्य को आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे आपके जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि में जो बोली जाने वाली बोली है वह कौन सी है। तो मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर क्षेत्र में जो बोली जाती है वह ब्रज भाषा बोली जाती है। आपका यहाँ पे डी उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया वह क्या है। यहाँ पे दिया गया कि राजस्थान में अनेक बोलियाँ बोली जाती है। वाक्य में बोलियाँ किस रूप में प्रयुक्त होता है, तो वह भाषा के रूप में प्रयुक्त होता है। आपका सी उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है वह क्या है उसे देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में और कहाँ पे आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो हुआ था वह 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था। तो आपका यहाँ पे पहला उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है कि लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहले जो विकास क्रम चलता है वह वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो लौकिक संस्कृत दिया, इसके बाद आ जाएगा पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। तो यह आपका बी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी को। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया उससे देखते हैं। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ, ये आपको बताना है। तो हिंदी का मानक भाषा जो विकसित है वह खड़ी बोली से है। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है, हिंदी भारत की है। तो देखिए, हिंदी की जो भारत की राजभाषा है, तो यहाँ पे आपका ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, ब्राह्मी से। तो आपका यहाँ पे डी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण व्यंजन पूछा गया है। तो देखिए, हर वर्ग का दूसरा चौथा जो होता है वह महाप्राण होता है। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा के रूप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो शब्द आएगा वह क्या आएगा, यहाँ पे आपके जो देखिए भ जो है, भ वह चौथा वर्ड है, तो इसलिए यह क्या है, महाप्राण है। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए, हर वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। तो यहाँ पे अघोष पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, यहाँ पे प अपने वर्ग का पहला है,
इस कारण से यह क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में कंठ वर्ण कौन से है? तो अकुह विसर्जनीयम कंठ होता है, इस प्रकार से अ जो होगा वह कंठ होगा। उपपधानियम ओष्ठ ई ओष्ठ हो जाएगा। इचु यसानम तालु तो ई यह तालु हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है, यह आपको बताना है। तो हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन है वह स है, यह ऊष्म व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डी उत्तर आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया वह है, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रीतम हम मीचत तिया पानी परस सुख पाए, जानी पिछानी अजान लो नेक न होती लखाए। इस पंक्ति में जो रस है वह है संयोग श्रृंगार। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो देखेंगे वह क्या है उसे देखते हैं। यहाँ पे दिया है, समय सिंधु चंचल है भारी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो समय रूपी सिंधु यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है उसे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, जहाँ विरोध की स्थिति दिखाई दे, जो जो वह सावले रंग में डूब रहे हैं त्यों त्यों वह उज्ज्वल हो रहे हैं, यानी कृष्ण की भक्ति में जितने डूब रहे हैं उतनी वह उनका मन पवित्र उज्ज्वल हो रहा है। तो यहाँ पे विरोध का स्थिति का चित्रण किया गया है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, बड़ी न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कह धतूरे शो कनक गहनो गढ़्यो न जाए। तो देखिए, एक अलंकार होता है अर्थांतरन्यास अलंकार, वह कहाँ पे होता है उसे सुन लीजिए। अर्थांतरन्यास अलंकार जब होता है कि जहाँ किसी सामान्य कथन का विशेष कथन द्वारा या विशेष कथन का सामान्य कथन द्वारा समर्थन होता है, तो वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। यहाँ पे कनक का धतूरे से जो यहाँ पे आरोप किया गया है, यानी कनक का अर्थ धतूरा होने पर भी उससे कनक का अर्थ धतूरा होने पर भी उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता, इस कारण यहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार है। आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि चरणों में वर्णों का क्रम संख्या यानी कम से अधिक के आधार पे वर्णिक छंद का बात करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो सभी छंद दिए गए हैं वर्णिक छंद, और वर्णिक छंद में आपको पता होता है कि वर्णों की संख्या गिनी जाती है मात्रिक में मात्राओं की। तो यहाँ पे देखिए, इंद्रवज्जा जो दिया है वह 11 वर्ड, वसंत तिलिका में 14 वर्ड होते हैं, मंदाक्रांता में 17 वर्ड होते हैं और शार्दुल विक्रेड में 19 वर्ग होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा जाता है? तो देखिए, काव्य छंद जो कहा जाता है वह मनहर को कहा जाता है, मनहर को काव्य छंद कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बाल्य समय रवि भच्छ लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। यह जो पंक्ति है इसमें छंद पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो छंद है वह कौन सा हो जाएगा, चौपाई छंद। चौपाई सममात्रिक छंद होता है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती है। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह कौन सा होता है? तो देखिए, 12 और 7 19 वाला जो होता है वह बरवय होता है। पहले तीसरे में 12-12, दूसरे और चौथे में 7-7, यह बरवय होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, बरवय छंद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिया है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, उत प्लस ज्वल से उज्ज्वल बनेगा, उत प्लस ज्वल से उज्ज्वल, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिगंबर का सही अर्थ बताइए। तो दिक प्लस अंबर से दिगंबर बनेगा, पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो क यहाँ पे डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उल्लंघन लगभग उसी तरह का है, उत प्लस लंघन से उल्लंघन बनेगा। यहाँ पे आपका जो बी उत्तर है वह सही हो जाएगा, सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि 8 अध्याय है जिसमें वह अष्टाध्यायी यानी तीसरे को इंगित कर रहा है, इस कारण से वह हो जाएगा बहुब्रीहि। केवल 8 अध्याय होता तो वह हो जाता द्विगु, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है 8 अध्याय है जिसमें अर्थात अष्टाध्यायी, यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? तो गोबर से निर्मित गणेश
तो इसमें हो जाएगा करण तत्पुरुष। ध्यान रखिएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न दिया गया तीन बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है? तो तीन बेड़ियाँ मिलती है जहाँ अर्थात उसे त्रिवेड़ी कहेंगे, तो वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो देखेंगे वह क्या पूछा गया उसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया देशांतर शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए देशांतर शब्द में जो समास है, देश के बीच का अंतर, यहाँ पे जो है वह कर्मधारय समास है। तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है? तो अंगारों पे पैर रखना अर्थात जोखिम मोल लेना। आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है जो उसे देखते हैं। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो होनहार बालक के गुण बचपन में दिखाई देने लगते हैं। यह आपका उत्तर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है? तो एक से बढ़ के दूसरे यानी शेर को सवा शेर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। तो देखिए शिखा जो संस्कृत से आते हैं वो तत्सम होते हैं, यहाँ पे शिखा तत्सम शब्द है, तो आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देशज शब्द छाटिए, वह शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता वह देशज कहलाते हैं। यहाँ पे जो डिबिया शब्द है वह देशज कहलाती है, तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए विदेशज शब्द पूछा गया है, तो विदेशज जो अन्य भाषाओं से आई है तो उसे विदेशज कहते हैं। यहाँ पे देखिए चश्मा जो है वह विदेशज है, चश्मा जो आया है वह फारसी भाषा का शब्द है, इस कारण से यहाँ पे जो यह हो जाएगा विदेशज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द को पहचानना है, तो यहाँ पे देखिए तद्भव जो दिया गया है वह हो जाएगा बच्चा, वत्स का तद्भव होता है बच्चा, तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपादान कारक है? आपादान कारक बताना है, यानी जहाँ पे अलगाव होता है वहाँ पे होता है आपादान कारक। तो यहाँ पे आपादान जो कारक होगा वह कौन सा हो जाएगा? लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ पे अलगाव दिखाई दे रहा है, इस कारण से यह हो जाएगा आपादान कारक, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह कौन सा है? अधिकरण कारक में जो विभक्ति चिन्ह लगती है वह में पर लगता है, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, में पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पुल्लिंग शब्द जो दिया गया है वह कौन सा है? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो तेजस्वी शब्द जो दिया गया है वह क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीशम शब्द का लिंग क्या है? तो शीशम यानी सभी वृक्ष जो होते हैं अधिकांश वे सभी पुल्लिंग होते हैं, तो यह पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला जो प्रश्न है वह घटा शब्द का बहुवचन घटाएं हो जाएगा, आपका बी उत्तर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अनिवर्चनीय शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो अनिवर्चनीय किसे कहते हैं? जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिवर्चनीय कहा जाता है, तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, आपका डी उत्तर यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तीनों कालों को जानने वालों क्या कहा जाता है? तो त्रिकालज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तीनों काल को देखने वाले त्रिकालदर्शी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है तीनों कालों को जानने वाले, तो त्रिकालज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधी रात का समय क्या कहलाता है? तो आधी रात का जो समय कहलाता है वह निशीथ कहलाता है, आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है उसमें आपको विलोम बताना है, तो कर्षण का विलोम बताना है, तो कर्षण का हो जाता है कर्षण का विकर्षण, आपका डी उत्तर यहाँ सही होगा। विहित मतलब विहित का जो विलोम होता है वह निषेध होता है, तो आपका सी उत्तर यहाँ सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, मांगी के खैबो मसीत के सोइबो लैबो को एक न दैबो को दो, उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह तुलसीदास की पंक्ति है, तो आपका यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अनारू किसका उपन्यास है? ये आपको बताना है। तो अनारू देखिए जो उपन्यास है यह आपको बताना है किसका है। तो देखिए अनारू जो उपन्यास है वह मंजुल भगत का है, मंजुल भगत का, तो आपका यहाँ पे सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका समय हिंदी साहित्य में सबसे बाद में है?
यानी बताना है। तो देखिए क्रम जो है, रैदास आते हैं पहले, फिर कबीर आते हैं, फिर धर्मदास आते हैं, फिर दादू दयाल आते हैं। तो यहाँ पे दादू दयाल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से कवि अरविंद दर्शन से बहुत अत्यधिक प्रभावित है। या तो ऐसे प्रश्न पूछे कि छायावाद का वह कौन सा कवि है जो अपने उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए, तो वे थे सुमित्रानंदन पंत। तो आपका यहाँ पे सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है। तो यह प्रसिद्ध कहानी है बुद्धू का कांटा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। और यह जो उसने लिखा, इसने इनकी 3 कहानियाँ उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है कि महाकवि भास द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है। तो देखिए यह संस्कृत से एक प्रश्न है। मृच्छकटिकम यहाँ पे जो दिया गया वह शूद्रक का है, तो बाकी जो तीनों है वह किसका है, भास का। तो ध्यान रखिएगा, मृच्छकटिकम आपका सही उत्तर सही हो जाएगा। तो यह कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे हिंदी साहित्य और व्याकरण से। यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन था। इसी तरह का संकलन आपको लगातार प्राप्त होता रहेगा। तो चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।